हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 के हिस्ट्री को, एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री को फर्स्ट चैप्टर को हमने फिनिश किया था। आज सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है जो सेकेंड नंबर का चैप्टर है, उसको नाम क्या दिया गया है? तो उसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसी को हिंदी में कहा गया है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो यहाँ क्या बताने का प्रयास क्या किया गया है? तो यहाँ बताने का मेनली जो प्रयास किया गया है कि जो आरंभिक मानव थे वे क्या थे? आखेटक थे, यानी जानवरों का शिकार किया करते थे। और क्या करते थे? तो खाद्यों का संग्रह किया करते थे। और क्या करते थे? तो भोजन उत्पादन तक की क्रिया जो उनके द्वारा की गई, किस प्रकार से वे भोजन उत्पादन तक पहुंचे, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक मेंशन किया गया है वह है आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो यहाँ बताया गया है कि आरंभिक मानव जो थे वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है आखेटक खाद्य संग्राहक इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पे चर्चा भारतीय उपमहाद्वीप की गई है। तो यहाँ पे कब लोग रहा करते थे जो आरंभिक मानव थे? तो यहाँ कहा गया है कि लगभग 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। ठीक है, आगे क्या है? तो आगे कहा गया है भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक नाम से पुकारा जाता था। वे अपने भोजन का इंतजाम कैसे करते थे, अपने भोजन को इकट्ठा कैसे करते थे, वे अपने भोजन को भविष्य के लिए बचा के कैसे रखते थे, इसी आधार पे उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें आखेटक और खाद्य संग्राहक नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आगे क्या है? आगे कहा गया है आमतौर पर खाने के लिए ये जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आरंभिक मानव जो थे वे क्या करते थे? जानवरों का आखेट किया करते थे। और आखेट करने का कारण क्या था? तो वह कारण था कि उनको भोजन प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। जो यहाँ टॉपिक में मैंने कहा कि आखिर आरंभिक मानव इधर उधर घूमते क्यों थे, तो उसके कारण के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। उसमें से जो फर्स्ट कारण है वह देखिए, यहाँ कहा गया है कि एक जगह पे रहते थे तो वहाँ आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। वे जो एक स्थान पे रहते थे, जहाँ पे लंबे समय तक रहते थे, तो मैंने आपको बताया कि वो अपने भोजन के लिए क्या करते थे? फलों को इकट्ठा करते थे, पेड़ पौधों की कुछ पौधों के जड़ों को खाया करते थे और जानवरों का आखेट किया करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। तो जब वे एक स्थान पर बहुत ज़्यादा समय तक रहते थे तो इससे क्या होता था कि वे इन सबको खाकर समाप्त कर देते थे। रेगुलर खाना खा रहे हैं तो समाप्त होगा ही, जानवरों का शिकार कर रहे हैं तो जानवरों की संख्या कम हो जाती थी, पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाती थी, फलों की संख्या कम हो जाती थी। इसलिए यह एक बहुत बड़ा कारण है कि वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण किया करते थे। आई होप यहाँ पे जितने पॉइंट्स है आपका क्लियर हो गया होगा। और कुछ कारण है तो उन कारणों को भी हम लोग अब देख लेते हैं। दूसरा कारण जो यहाँ बताया गया है वह है कि जानवर अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वालों को भी इनके पीछे जाना पड़ता था। आप सब जानते हैं जानवर एक स्थान पे तो रहने वाले हैं नहीं, तो जब जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते होंगे तो इन लोगों को, क्योंकि जानवर का उपयोग ये लोग भोजन के लिए करते थे, इसलिए जानवरों के पीछे पीछे ये लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। ठीक है, थर्ड जो कारण है, पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। आप सब जानते हैं जो पेड़ों में फल उत्पादित होते हैं वे अलग अलग मौसम में उत्पादित होते हैं और ऐसा हो नहीं सकता है कि हर प्रकार का पेड़ एक ही स्थान पे हो। इसलिए अलग अलग मौसम में ये लोग क्या करते थे? फलों की उपलब्धता के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। फोर्थ जो कारण है वह है पानी के तलाश में।
हो सकता है गर्मी के मौसम में पानी सूख जाता होगा नदियों और तालाबों का, तो इसलिए ये लोग पानी के तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते होंगे। अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके बुक में इतना ही कारण बताया गया है जिसको मैंने यहाँ डिटेल में समझा दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है आपके इस चैप्टर में। आपके चैप्टर में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह क्या है? वह है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हमने अब तक जो पढ़ा उसके बाद एक क्वेश्चन उठेगा कि आरंभिक मानव थे, इसकी जानकारी हमें मिलती कैसे है, तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। क्या कहा गया है देखते हैं। तो कहा गया है पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। पुरातत्वविद क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, उसके बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर समझा दिया है। तो उनको कुछ ऐसे वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग कौन करते थे? तो आखेटक खाद्य संग्राहक करते थे। आगे क्या कहा गया है? यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। तो ऐसे ऐसे औजार मिले हैं जो हो सकता है कि आरंभिक मानव बनाए होंगे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। तो किस किस चीज़ के बने हैं औजार? तो हड्डियों के हैं, लकड़ियों के हैं और पत्थरों के हैं। और इनमें से जो पत्थरों के औजार हैं वे आज भी सुरक्षित रखे गए हैं, या वे औजार आज भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि आरंभिक मानव होंगे। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है? तो रहने की जगह निर्धारित करना। अब आरंभिक जो मानव थे वे रहने की जगह निर्धारित कैसे करते थे? ऊपर के कारणों को मैंने तो आपको पहले बता दिया, 4 कारण बताएं जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों घूमते थे। तो उनमें से एक कारण हो सकता है रहने के का स्थान चुनने का। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है वह क्या है? तो वह है चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे। उस समय लोहे तो थे नहीं, तो पत्थरों के जो उपकरण थे वे क्या थे? वे बहुत महत्वपूर्ण थे। हर चीज़ में उसका उपयोग होता था। जैसे जानवरों का अगर शिकार करना है तो उनका शिकार भी उन्हीं पत्थरों के औजार से किया जाता होगा। और भी अन्य कारण, लकड़ियों को काटना है, फलों को तोड़ना है, तो उसके लिए भी पत्थरों के औजार का ही उपयोग किया जाता होगा। तो वही यहाँ बताया गया है कि चूंकि पत्थरों के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे और ऐसे जगहों पर रहना पसंद करते थे जहां अच्छे पत्थर क्वालिटी वाले पत्थर मिल सकते थे। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट हमको समझना है वह है साइट्स क्या होता है, पूरा स्थल क्या होता है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन इत्यादि जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। हम पूरा स्थल किसको कहते हैं? तो हम वैसे स्थानों को कहते हैं जहां आरंभिक मानवों के द्वारा यूज किए गए औजार, बर्तन या अन्य कोई भी सामानों के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। उसको हम लोग कहते क्या हैं? उसको पूरा स्थल कहते हैं और उसी को इंग्लिश में कहा जाता है साइट्स। ठीक है, आगे ऐसी स्थलों का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। लोग किसी भी वस्तु का निर्माण क्यों करते हैं? अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपने यूज के लिए करते हैं। तो लोगों ने निर्माण किया था अपने यूज के लिए और बाद में वे वहीं छोड़ गए, जो कि मिट्टी आदि में दब गई। और जब पुरातत्वविदों ने उसको खोदा तो वहाँ पे उनके क्या मिले? अवशेष मिले। ठीक है, और जहाँ पे उन चीज़ों के अवशेष मिले उसको कहा क्या गया? तो उसको कहा गया पूरा स्थल। क्लियर? चलिए आगे क्या है, मैंने एक नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है, वह है भीमबेटका, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है सीटेट के एग्जाम में। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि जो भीमबेटका है वह कहाँ है? तो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। कहा क्या गया है कि भीमबेटका इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली है। भीमबेटका जो है एक पूरा स्थल है, वहाँ पे क्या मिला है? तो वहाँ पे गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। अब अभी की तरह इमारत तो थे नहीं, अभी की तरह भवन तो थे नहीं, तो उनको जब धूप, बारिश इत्यादि से बचना होता था तो कहाँ जाते थे? तो इन गुफाओं एवं कंदराओं का यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं की दीवारों पर
जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण प्राप्त हुआ है। कहाँ कहाँ, इसको भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के गुफाओं के दीवारों पे सजीव चित्रण किया गया है किसका, जानवरों का। अब सजीव चित्रण से तात्पर्य है कि इतनी सुंदरता से, इतनी कुशलता से उन चित्रों का निर्माण किया गया है कि जब आप उनको देखेंगे तो लगेगा कि सच में कोई जानवर खड़ा है या कोई सजीव चीज खड़ा है, वही यहाँ कहा गया है। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट चर्चा की गई है वह है आग की खोज। यहाँ आग की खोज के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ कुछ और बात बताया गया। आग की खोज के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो इस पॉइंट में मेंशन किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। किस गुफा में, तो कुरनूल नामक गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। अब राख के अवशेष मिलने का अर्थ क्या निकलता है उसको देखते हैं। तो कहा क्या गया कि कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। अगर हमको राख मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, अब आग क्यों जलाते थे भाई, आग का इस्तेमाल किस प्रकार हो सकता था, तो उसको यहाँ बताया गया है कि आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। उसमें से क्या क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है कि प्रकाश के लिए किया हो, मांस भूनने के लिए किया हो, या यह हो सकता है कि खतरनाक जानवरों आदि को भगाने के लिए किया हो। अब जानते हैं कि जो खतरनाक जानवर होते हैं या जनरली जो जानवर होते हैं वे आग से दूर भागते हैं, तो हो सकता है कि जानवरों को भगाने के लिए भी किया गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा पीरियड है वह है नाम और तिथियां। अब इसमें क्या कहा गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। हम जैसे आरंभिक मानवों के बारे में पढ़ें तो यह घटना जिस काल में घटित हुई उसके अन्य अन्य नाम रखे गए हैं, और वे नाम क्या क्या हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सबसे फर्स्ट पीरियड था, जो आरंभिक समय था, जो आरंभिक काल था, उसको उन्होंने क्या कहा है, उसको कहा है पूरा पाषाण काल, और उसी को इंग्लिश में कहा जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। क्या कहा जाता है, पैलियोलिथिक पीरियड। अब जो पूरा पाषाण काल है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पूरा और एक पाषाण। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो इससे मिलकर क्या बन गया, पूरा पाषाण काल बन गया। वहीं पैलियोलिथिक पीरियड की बात की जाए तो पैलियोलिथिक जो वर्ड है वह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पैलियो और एक लिथोस। तो एक पैलियो का अर्थ होता है, उसका अर्थ भी ओल्ड होता है यानी पुराना होता है, और जो लिथोस है उसका अर्थ क्या होता है, पत्थर यानी पाषाण से होता है। क्लियर। उसी को यहां मैंने लिखा है कि यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। आगे है, यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अब किसी काल खंड का, किसी पीरियड का नाम क्या रखा गया, पूरा पाषाण काल नाम रखा गया, मतलब पत्थरों के आधार पर ना पूरे पीरियड का नाम रख दिया गया। तो इससे हम लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जाम्पल अगर से समझें तो मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होता है जन्माष्टमी के दिन, तो अधिकतर या जनरली लोग क्या उसको कह देते हैं कि कन्हैया है, कान्हा कह के पुकारने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वह रिलेट कर रहा है उस समय से, या उस महत्व को दर्शाता है, उस दिन के महत्व को दर्शाता है यह नाम। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी पत्थर के नाम पे ही पूरे पीरियड का नाम रख दिया गया, तो इससे अंदाजा क्या लगाया जा सकता है कि उस समय पत्थरों का महत्व कितना होगा, कितना अधिक होगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि जो यह नामकरण किया गया है यह दर्शाता है कि पत्थर के औजारों के महत्व कितने थे। ठीक है। आगे है, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जो पूरा पाषाण काल है वह क्या है, 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल पहले तक माना जाता है। ठीक है। अब यह जो पूरा पाषाण काल है, जो पैलियोलिथिक पीरियड है, इसको भी 3 पार्ट में बांटा जाता है, उसको देख लेते हैं। पूरा पाषाण को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, तो फर्स्ट है आरंभिक पूरा पाषाण, जिसको लोअर पैलियोलिथिक पीरियड कहा गया। ठीक है। सेकेंड है मध्य पूरा पाषाण युग, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। और थर्ड है
उत्तर पुरापाषाण युग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। क्लियर। आगे लिखा हुआ है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। हम जो मानव के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें 99% जितनी भी घटनाएं या कहानियां थी वह इसी पीरियड के दौरान घटित हुई। इसी पीरियड कहने का मतलब क्या है? पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान घटित हुई हैं। क्लियर। और भी युग आए, उनका भी नामकरण किया गया, तो उनको भी देख लेते हैं कि उनका नाम क्या क्या रखा गया। नेक्स्ट जिस काल या पीरियड के बारे में चर्चा किया गया है वह क्या है उसको देखते हैं। तो यहां लिखा हुआ है जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। जिस युग में हमें क्या मिलते हैं? पर्यावरणीय बदलाव यानी इन्वायरमेंटल चेंजेस मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। हिंदी में उसको मध्य पाषाण काल कहा जाता है। क्लियर। आगे है, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। कब से कब तक? तो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। ठीक है। आगे है, इस काल में पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें लघु पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन हम होने नहीं देंगे। क्यों कन्फ्यूजन होता है? क्योंकि वे मेसोलिथिक पीरियड और माइक्रोलिथ पीरियड को अलग अलग मान लेते हैं, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड और माइक्रोलिथ पीरियड यानी लघु पाषाण काल सेम ही है, दोनों एक ही पीरियड का नाम है। और इसे लघु पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय छोटे छोटे औजार मिलते थे। ठीक है। तो मेसोलिथिक पीरियड को ही क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ पीरियड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय छोटे छोटे हथियार मिलते थे, सॉरी हथियार नहीं औजार मिलते थे। क्लियर। आगे है, प्रायः इन औजारों में हड्डियों के या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। किस चीज के? लकड़ी और हड्डियों के मुट्ठे लगे, मतलब जिससे आप पकड़ते हैं किसी भी औजार को, उसको मुट्ठा कहा जाता है। तो किस चीज का होता था? हड्डी या लकड़ी का होता था। और जो औजार प्रायः मिले हैं उसे क्या कहा गया है? तो वह हंसिया और आरी होता था। क्लियर। नेक्स्ट जो लास्ट पीरियड है उसको क्या कहा गया है? अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग या नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग या नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। आई होप आपका यह जितना भी पॉइंट्स है क्लियर हो गया होगा। तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसको भी सेकेंड चैप्टर को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट आज जाएगा और नेक्स्ट जो बचा पार्ट है वह अगले वीडियो में आएगा। इससे आपको समझने में आसानी होगी। छोटे छोटे चंक्स में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसको अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं तक रोकते हैं। हम हिंदुओं का हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ है, रामनवमी जिसको कहा जाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत आप सबों को बधाई। रामनवमी पर्व अच्छे से मनाइए। और आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।